जय हिंद दोस्तों। आज के टॉपिक में देखेंगे हम सब कि कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो टॉपिक है कि कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, कैसे होता है देखो कि जैसे मान लेते हैं कि ये कांच का गुटका है, यह कांच का स्लैब है PQRS के रूप में। ठीक है, और उसके बाद कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n है। मान लेते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक का मतलब कि क्या बोलते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और जो है माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है वह क्या होता है, वह पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम सब कि कोई प्रकाश स्रोत है मान लेते हैं, और स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें ये हैं, और ये किरण क्या है, आपतित किरण इसे बोलते हैं, आपतित किरण है। ठीक है, और उसके बाद इस पर यहाँ मान लेते हैं कि यह क्या है, अभिलंब के रूप में है। ठीक है, अभिलंब है यह। और उसके बाद अपवर्तन की प्रक्रिया का मतलब ऊपर क्या है, वायु है मान लेते हैं, एयर ए से, और ये ग्लास है, कांच है, ये जी है मान लेते हैं, और इसका अपवर्तनांक क्या है, n के रूप में है। तो अपवर्तन की प्रक्रिया के पश्चात ये क्या होगा, अभिलंब की ओर किरणें झुकेंगी। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब इसका शेप मान लेंगे यह है। ठीक है, यह है, और ये किरण मान लेते हैं AO के रूप में है, और यह किरण अपवर्तित किरण जो है वह OB के रूप में मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये अपवर्तित किरणें जो है कांच के गुटके के पृष्ठ RS पर गिरती हुई है, अपवर्तन की प्रक्रिया, पुनः अपवर्तन की प्रक्रिया के पश्चात क्या होगी, बाहर निकलेंगी। तो अब यहाँ भी एक अभिलंब जो है इस प्रकार से मान लेते हैं। तो यहाँ हम सब ऐसे देखते हैं कि अब सघन से विरल में जा रही हैं किरणें जो है, सघन से विरल में जाने का मतलब कि यह अब अभिलंब से दूर हटेंगी, मतलब इसका शेप जो है ये इस टाइप से प्राप्त होगा, यह अभिलंब से दूर जा रही है। ठीक है, अभिलंब से जो है कि दूर जा रही है। अब देखो यह किरण जो है इसे मान लेते हैं BC के रूप में। ठीक है, किरण AO को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और OB को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलते हैं, और उसके बाद BC को क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलते हैं। यह किरण जो है वह क्या है, निर्गत किरण है, इमर्जेंट रेज बोलते हैं, निर्गत किरण के रूप में है। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण I से दिखाते हैं। फिर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो है अपवर्तन कोण R से दिखाते हैं, और यह भी कोण R होगा, एकांतर कोण हम सब देख रहे हैं, यह कोण भी क्या होगा, R होगा। ठीक है, और यह अभिलंब और जो है कि निर्गत किरण के बीच का कोण जो है यह क्या होगा, निर्गमन कोण, इसको जो है E से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब ऐसे देखेंगे कि अब आपतित किरण को अगर आगे की तरफ बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ये किरण देखो इस टाइप से किरणें आगे चल रही हैं, ये है। ठीक है, यह आपतित किरण को अगर आगे की तरफ हम सब जो है बढ़ा देंगे तो यह निर्गत किरण और आपतित किरण, ठीक है, दोनों समांतर होंगे। कब होंगे, जब I जो होगा वह क्या होगा, E के बराबर होगा तब। ठीक है, तो हम सब पहले प्रूफ कर लेते हैं कि I क्या है, E के बराबर होता है। ठीक है, तो और उसके बाद देखेंगे हम सब कि यह आपतित किरण जो है और ये जो है निर्गत किरण, दोनों के बीच की लांबिक दूरी जो है जो प्राप्त होती है उसे बोलते हैं कि पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। मतलब पॉइंट B से इस पर जो है एक लंब जो है डाल देते हैं हम सब, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट L है, तो यह BL जो है वह क्या है, पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। इसे स्मॉल d से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, स्मॉल d से दिखाते हैं। तो ये पार्श्विक विस्थापन कितना होगा ये भी हम सब प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो किरण जो है वह एयर से ग्लास में चल रही है, मतलब विरल से सघन में चल रही है। ठीक है, तो पृष्ठ PQ के लिए बोल सकते हैं ना हम सब कि ANG, यानी ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर ये होगा sin I/sin R।
क्या बोलेंगे, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए। ठीक, उसके बाद अब देखो यहाँ पर देखें अगर हम सब, तो ये कांच से वायु में चल रही है। ठीक है, मतलब अब जी एन ए का मतलब ये होगा आपका कि पृष्ठ आर एस के लिए। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि जी एन ए मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यह क्या होगा, इसे बोलेंगे हम सब कि साइन आर, ये होगा साइन आर अपान साइन ई, साइन आर अपान साइन ई। ठीक है, तो देखो आगे उत्क्रमणीयता के नियम से, उत्क्रमणीयता के नियम से। ठीक है, इसे देखो हम सब क्या करें कि ए एन जी इंटू जी एन ए। ठीक है, इसका जो है कि गुणनफल ये आपको प्राप्त होगा कि साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन ई जी एन ए, साइन आर अपान साइन ई, इस प्रकार लिखते हैं। तो इसका जो है गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम सब प्रकाश के अपवर्तन के नियम वाले में पढ़े थे कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसको इस प्रकार से बोले थे कि n2 अपान n1, 1n2 का मतलब n2 अपान n1 और 2n1 का मतलब n1 अपान n2। तो दोनों का गुणनफल बराबर क्या मिलेगा, ये कैंसिल ये आपको 1 मिलेगा, मतलब 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू n2 अपान n1 इंटू n1 अपान n2, ये कैंसिल हो क्या मिलेगा 1। तो ऐसे ये चीज़ आपका क्या होगा 1 मिलेगा। 1 इज इक्वल टू साइन आर कैंसिल क्या मिला, साइन आई अपान साइन ई। ठीक है, इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, यानी ये कैंसिल क्या मिला, आई इज इक्वल टू ई। इसका मतलब कि आपतित किरण जो है वह निर्गत किरण के समांतर है। ठीक है, अब उनके बीच की दूरी कितनी है, लांबिक दूरी जो है जिसे पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, ये जो है डिस्टेंस है क्या है, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो अब इसको आपको प्राप्त करना है, पार्श्विक विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो देखो इससे तो भाई प्रूफ होता है कि नहीं, कांच के गुटके के दोनों ओर जो है कि सेम माध्यम है, तो यह आपतित किरण जो है वह क्या है, निर्गत किरण के समांतर होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम सब कि पार्श्विक विस्थापन कैसे प्राप्त होता है। तो देखो एक त्रिभुज इसमें आपको जो है कि दिखाई दे रहा है, हम सब ज्ञात कर रहे हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक, देखो एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा, ओ यहाँ पे कोई दे दे नाम, हम सब एम दे दे, ओ एम बी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ओ एम बी, और यहाँ पे हम सब इस पर तो लंब डाले ही। देखो ओ एम बी में समकोण त्रिभुज ओ एम बी से यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं कोस आर का मान। तो कोस आर इज इक्वल टू कितना होगा, आधार बट्टा कर्ण होता है, मतलब ये ओ एम अपान आधार बट्टा कर्ण, तो ये होगा कि ओ एम अपान ओ बी, ये ओ एम अपान ओ बी, ये तो ये होगा आपका कि ओ एम अपान ओ बी, ये ठीक। ओ एम का मान कितना है, ओ एम का मान कितना है, ये इसे मान लेते हैं कि यह कांच के गुटके की मोटाई यहाँ पे मान लेते हैं यह क्या है, टी है। तो इसे हम सब बोलेंगे कि चूँकि ओ एम इज इक्वल टू टी, तो कोस आर इज इक्वल टू टी अपान ओ बी। तो यहाँ से ओ बी का मान कितना होगा, ओ बी इज इक्वल टू टी अपान कोस आर। ठीक, एक तो फार्मूला ये है, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब उसके बाद एक समकोण त्रिभुज देखो यहाँ पे है
OBL, यह कोण कितना होगा? यह कोण होगा आपका I-R। कितना होगा? I-R। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यह I है तो यह टोटल I होगा, और यह अपवर्तन कोण R है तो अपवर्तन कोण R को अगर बाहर निकालेंगे तो I-R मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से पुनः समकोण त्रिभुज OLB से यहाँ से हम सब प्राप्त कर ले साइन I-R का मान, तो ये होगा साइन I-R इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से है लंब BL अपान कर्ण क्या है? OB, तो ये होगा BL अपान OB। ठीक, तो यहाँ से BL पार्श्विक विस्थापन, तो ये होगा BL इज इक्वल टू OB साइन I-R। ठीक है, BL क्या है? पार्श्विक विस्थापन D इज इक्वल टू OB, समीकरण नंबर 1 से T अपान कोस R, तो T अपान कोस R और इंटू साइन I-R। एक फार्मूला तो ये मिला पार्श्विक विस्थापन का। ठीक है, उसके बाद हम सब ऐसे देख लेते हैं कि चूँकि I-R क्या हो? अल्प हो। यदि ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कंडीशन है कि यदि I-R अल्प हो, क्या हो? अल्प हो, तो साइन I-R को बोल सकते हैं I-R। तब यह क्या होगा? इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है, तो यह होगा समीकरण 2 से इसे बोलेंगे कि D इज इक्वल टू T अपान कोस R इंटू I-R। ठीक, यदि आपतन कोण I, इसे लिख दें आपतन कोण I अल्प हो, अगर ऐसे मान लेते हैं कि आपतन कोण I अल्प हो तो R भी क्या होगा? अल्प होगा, तो R भी अल्प होगा। तब इसे हम सब बोल सकते हैं कि कोस R नियरली इक्वल टू 1, तो ये आपका क्या बनेगा कि D इज इक्वल टू T इंटू I-R। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 के रूप में। ठीक है, चूँकि ANG इज इक्वल टू क्या होगा? ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन I अपान साइन R। ठीक, तो यदि I और R अल्प है तो साइन I बराबर I लिखेंगे और साइन R बराबर R लिखेंगे। तो और इसे जनरल में अपवर्तनांक से n ही मान लेते हैं, तो यह होगा n इज इक्वल टू साइन I की जगह पर I और R की जगह पर R। तो यहाँ से क्या होगा? R इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं कि चूँकि साइन I नियरली इक्वल टू I और साइन R नियरली इक्वल टू R, तो यह R इज इक्वल टू क्या होगा? I अपान n। तो समीकरण नंबर 3 से R का मान इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा D इज इक्वल टू T, यहाँ लिख दें समीकरण 3 से क्या मिलेगा? D इज इक्वल टू T इंटू I-R, मतलब I-R का मतलब I अपान n, तो यह I ले लें कॉमन, तो D इज इक्वल टू IT इंटू 1 अपान n। पार्श्विक विस्थापन का एक और फार्मूला मिला। इस प्रकार पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला कितना मिल गया? एक यह है और माने तो एक यह है और उसके बाद एक यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, तो यह मान कितना होगा वह किस बात पर डिपेंड होता है? उसके अपवर्तनांक पर, आपतन कोण पर, और उसके बाद क्या है? उसके थिकनेस पर। ठीक है, जय।